तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने जो है कंप्लीट करा अपने प्रीवियस लेक्चर में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दूसरा इवेंट्स होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। लेकिन इस फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और वो छोटा सा टॉपिक अपने पास है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो टॉपिक डालते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां पर टॉपिक है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल दो चाहे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोल दो, मेंस्ट्रुअल साइकिल कह दो या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कह दो, एक ही बात है। अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करता हूं तो इसका नाम में ही काम है। अगर मैं इस चीज को समझ रहा हूं, साइकिल का मतलब होता है बेटा रिपीटिशन। जहां पर भी साइकिल वर्ड यूज हो इसका मतलब है रिपीटिशन, ठीक है। साइकिल का मतलब है रिपीटिशन। और मेंस्ट्रुअल या फिर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल का मतलब है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। तो किसका रिपीटिशन हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन का रिपीटिशन हो रहा है। रिपीटिशंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को ही हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो अगर मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा? रिपीटिशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, रिपीटिशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन एवरी मंथ, ठीक है। रिपीटिशंस ऑफ मेंस्ट्रुएशंस इन एवरी मंथ लिख दो, चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं एवरी मंथ या फिर क्या 28 से लेकर 29 डेज, ठीक है ना। 28 से लेकर 29 या 30 डेज तक क्या होता है, इस तरह से हर महीने क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन का रिपीटिशन हो रहा है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। अब ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है इस चीज को हम समझेंगे अभी आगे। पहले हमने सिंपल ये बोल दिया, यहां पर सिंपल ये चीज बोल दिया कि मेंस्ट्रुएशन का रिपीटिशन कब 28 से 29 दिन में या फिर मंथली रिपीटिशन मेंस्ट्रुएशन को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, क्योंकि रिपीटिशन का मतलब साइकिल होता है, ठीक है ना। ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि हमारे पास जो एनिमल है वो एनिमल को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। दो कैटेगरी में यहां पर रखे जाते हैं एनिमल्स, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्राइमेट एनिमल के बारे में, ठीक, और दूसरा होते हैं नॉन प्राइमेट एनिमल। एक तो प्राइमेट एनिमल होगा और दूसरा होगा नॉन प्राइमेट एनिमल। प्राइमेट एनिमल वो होते हैं जो ह्यूमन लाइक हो या फिर ह्यूमन के जैसे हो या फिर जिनका जेनेटिक मटेरियल मोस्टली ह्यूमन की तरह मिलता जुलता हो या फिर जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के, ठीक है ना, कि ह्यूमन बीइंग कहां से इवॉल्व हुआ है। तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्राइमेट एनिमल्स हो जाएंगे। या फिर जिनके साथ ह्यूमन के गुण मैच होते हैं, कैरेक्टर्स मैच होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम प्राइमेट एनिमल्स, ठीक है ना। इसमें ह्यूमन भी आ जाएगा। यहां पर प्राइमेट एनिमल में अगर बात करें तो प्राइमेट एनिमल में मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको कहा जाता है या फिर मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, ठीक है। प्राइमेट एनिमल्स में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। प्राइमेट एनिमल में कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ऑस्ट्रस, यहां पर अगर नॉन प्राइमेट एनिमल की बात करूं तो इसमें कहा जाता है ऑस्ट्रस साइकिल। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रस साइकिल। यानी कि अगर जो चीज मेंस्ट्रुअल साइकिल है वही चीज क्या है? ऑस्ट्रस साइकिल। बस प्राइमेट एनिमल में कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसी चीज को, और उसी चीज को नॉन प्राइमेट एनिमल्स में कहा जाता है ऑस्ट्रस साइकिल। इस बात को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। प्राइमेट एनिमल मैंने तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बता दिया, जैसे मंकी हो गया, ठीक है, ह्यूमन लाइक मंकी हो गया, ठीक, चिंपैंजी हो गया, एप्स हो गया, ठीक है, और ह्यूमन भी लिख सकते हैं यहां पर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ठीक है। इस तरह से अपने पास एक्सेट्रा में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो होंगे वो प्राइमेट एनिमल्स होंगे। अगर उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। और नॉन प्राइमेट में अगर हो रहा है उसी वही सेम घटना तो उसको ऑस्ट्रस साइकिल। नॉन प्राइमेट क्या होगा? जो ह्यूमन लाइक नहीं है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में गाय, भैंस, ठीक है, गाय ले लो, भैंस ले लो बेटा, बफेलो, ठीक है ना, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, है ना, इस तरह से। तो वो चीज अपने पास एक्सेट्रा और भी होंगे यहां पर। तो ये चीजें अपने पास क्या हो जाएंगे? नॉन प्राइमेट एनिमल हो जाएंगे। सेम नॉन प्राइमेट एनिमल के अंदर वही चीज अगर हो रहा है साइक्लिक चीज तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल। इतना समझ में आ गया कि प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं
और उसी चीज को ऑस्ट्रासाइकल कहते हैं नॉन प्राइमेट एनिमल्स में, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ गया। अब दूसरा स्टार पॉइंट तुमने याद ये रखना है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से पहले मैं ये समझ लूं कि यहां पर नॉन प्राइमेट एनिमल और प्राइमेट एनिमल है। तो हमारे पास डिस्कस हमने केवल प्राइमेट एनिमल के बारे में ही बात करना है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ही बात करना है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के ही बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है बेटा? मेंस्ट्रुएशन के ही बारे में बात करनी है। हमने ऑस्ट्रस साइकिल के बारे में बात नहीं करनी क्योंकि अपने पास केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि प्राइमेट एनिमल है। तो प्राइमेट एनिमल की अगर बात करें तो प्राइमेट एनिमल्स में क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। और अगर मैं बोलूं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्राइमेट में। और प्राइमेट में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? केवल ह्यूमन के बारे में, ठीक है ना। प्राइमेट में भी अपने पास सिलेबस में क्या है? केवल ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग के बारे में बात करेंगे। तो अगर ऐसी मैं बात करूं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होता है ह्यूमन बींग की अगर बात करें यानी फीमेल की, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होता है? वो होता है एडोलेसेंस एज में। और उस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को नाम देते हैं बेटा क्या? मेनार्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, मेनार्च। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का नाम क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्च। और ये होता है कब? 10 से 12 साल की उम्र में। 10 से 12 साल की उम्र में गर्ल्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो हो रहा है वो 10 से 12 साल के लड़की में देखने को मिलता है, 10 से 12 साल के गर्ल्स में देखने को मिलता है, और उसको कहते हैं मेनार्च। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज अपने पास है, ठीक। अब अगर मैं दूसरा स्टार पॉइंट यहां पर याद रखूं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन तो 10 से 12 साल में हो रहा है। ऐसे लास्ट मेंस्ट्रुएशन की अगर बात करता हूं, लास्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन कब देखने को मिलता है? वो तो चलो ठीक है, कब देखने को मिलेगा? 45 से 50 साल में देखने को मिलता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन। लेकिन लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं बेटा मेनोपॉज। मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज उसको नाम देते हैं। जैसे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनार्च नाम दिया, ऐसे लास्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या देते हैं? मेनोपॉज नाम देते हैं। और कब होता है वो होता है 45 से 50 साल की उम्र में। 45 से 50 साल की उम्र में वो होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना। इसके बाद कोई मेंस्ट्रुएशन होता नहीं है। अब मेंस्ट्रुएशन हो किसकी वजह से रहा है? जब सेकेंडरी oocytes यानी एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो मेंस्ट्रुएशन के कारण बन जाता है, ठीक है ना। कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल होती है यूट्रस की, उसको मैं अभी आगे समझा रहा हूं, वो भी डिजेनरेट हो जाती है। और उस सेकेंडरी oocyte या फिर एग भी क्या हो जाता है? डिजेनरेट हो जाता है। और वजाइना के रास्ते क्या आता है? वजाइना के रास्ते वो बाहर आता है ब्लड के रूप में, ठीक है ना, या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के रूप में। तो उसी चीज को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। लेकिन लास्ट मेंस्ट्रुएशन अगर हम बात करें, उसको मेनोपॉज कह रहे हैं, वो कब होता है? 45 से 50 साल की उम्र में हो जाता है। यानी इसके बाद कोई मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो सेकेंडरी oocytes हैं वो खत्म हो जाते हैं। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में तुम्हें बताया था कि सेकेंडरी oocytes केवल लिमिटेड बनते हैं, 400 से लेकर 420 सेकेंडरी oocytes बनते हैं, ठीक। तो जिस फीमेल में पहला मेंस्ट्रुएशन 10 साल में हुआ होगा तो उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन कब हो जाएगा? 45 साल में, ठीक है ना। और ऐसे अगर किसी में 11 साल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ होगा तो वो लास्ट कब होगा? 46 में, ठीक है। किसी के 12 ईयर में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ तो लास्ट कब होगा? 47 में। ऐसे 13 में अगर किसी का फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ तो वो 48 में। ऐसे अगर 14 ईयर्स में किसी का फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ तो वो 49 में लास्ट हो जाएगा। और ऐसे 15 ईयर्स में अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन हुआ है तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन कब होगा? 50 में। तो ये एवरेज एज हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन इसमें हो रहा है क्योंकि इसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी oocytes या गैमेट्स या फिर एग क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। क्योंकि फीमेल के अंदर ओवरी में क्या होता है? लिमिटेड ही गैमेट बनते हैं, लिमिटेड ही ओवम बनते हैं, या फिर लिमिटेड ही सेकेंडरी oocyte बनती है, या फिर लिमिटेड नंबर में ही एग बनते हैं। और वो लिमिटेड नंबर क्या होता है? 400 से लेकर 420। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने कहा अगर बात करता हूं आफ्टर दिस एज मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाता है? परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। तो इस चीज को लिख लेते हैं, आफ्टर दिस एज menstruation permanently stopped, ठीक है। इस एज के बाद मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। उसका कारण अगर तुमसे कोई पूछेगा कि कारण बताओ क्या है,
क्या रीजन है इसके बाद कि इसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज लिमिटेड गैमेट ही बनते हैं ओवरी में, ठीक है ना, बिकॉज ओवरी हैज लिमिटेड सेकेंडरी oocytes बोल दो या फिर गैमेट्स बोल दो या एग बोल दो, ठीक है, सेकेंडरी oocytes बोल दो, ठीक, या गैमेट बोल दो या एग बोल दो या फिर ओवम बोल सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना। वैसे एक्चुअल में तो सेकेंडरी oocytes होता है, लेकिन उसको हम कभी कभी गैमेट्स, सेकेंडरी oocytes तो वो गैमेट्स ही है, लेकिन कभी कभी एग और ओवम भी बोलते हैं। वैसे ओवम कब बनता है? जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है ना, उसके बाद ओवम बनता है, लेकिन नॉर्मली हमने बोल दिया यहां पर एग ओवम, ठीक है, वरना एक्चुअल में क्या होता है? ओवरी क्या रिलीज करती है? ओवरी रिलीज करती है बेटा सेकेंडरी oocytes। ओवरी क्या रिलीज करती है? सेकेंडरी oocytes, ये काफी इंपॉर्टेंट। तो वो लिमिटेड सेकेंडरी oocytes बनते हैं। वो लिमिटेड सेकेंडरी oocyte की संख्या अगर मैं तुम्हें बोलूं 400 से लेकर 420 मैंने बोला था, और इसको बताया था कि भाई एक साल में, अगर एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, और हर महीने ये रिपीट हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हर महीने रिपीट हो रहा है, यानी कि हर महीने एक सेकेंडरी oocytes रिलीज हो रही है, तो एक साल में 12 महीने हो गए, 12 मंथ हो गए, तो एक साल में 12 सेकेंडरी oocytes खत्म हो जाती है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे अगर मान के चलें तो अगर एक साल में 12 सेकेंडरी oocytes खत्म हो रही है, तो अगर मैं बात करूं 35 साल की, तो 35 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 35 साल में सारी oocytes कंप्लीट हो जाएंगी। तो सारी oocytes अगर खत्म हो गई 35 साल में, यानी कि अगर 10 साल में किसी लड़की में पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ है, 10 साल में फर्स्ट हुआ है, तो 35 और 10 जोड़ोगे तो 45 में क्या हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा। 45, 46, 47 में क्या हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन उस टाइम नहीं होता जब प्रेगनेंसी हो जाती है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं हो जाता, नहीं होता है, ठीक है। तो 1-2 साल वहां पर बढ़ के चलते हैं फिर, ठीक है ना। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन का रिपीटेशंस को हम क्या कह रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं। लेकिन ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, इसको टॉपिक डालते हैं। आगे टॉपिक अपने पास मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है बेटा? इसको अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊं तो उससे पहले इसको समझ लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इसका डायग्राम से समझा देते हैं। ये है अपने पास ओवरी, फीमेल के पास ओवरी है, ठीक, और ये ओविडक्ट इसमें है, इस तरह से क्या है? ओविडक्ट है, ठीक है, ये ओविडक्ट, ये है ओविडक्ट, और इस तरह से ये मैं बोल रहा हूं यूट्रस है, और यूट्रस के बाद क्या होगा? ये सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद क्या होगा? इस तरह से वजाइना, ठीक है ना। यहां पर अब यूट्रस है, तो यूट्रस की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं, ठीक है। यूट्रस की 3 लेयर है, फर्स्ट लेयर, फिर ये सेकंड लेयर, ठीक, फिर ये इसके बाद थर्ड लेयर, इसके बाद थर्ड लेयर में तीसरे कलर से बना देता हूं, इस तरह से ये थर्ड लेयर है, ठीक है। यूट्रस की ये 3 लेयर होगी। यहां भी यूट्रस है, यहां भी मैं बोल रहा हूं कि ये सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर, और उसके बाद ये थर्ड लेयर, ठीक है, ये थर्ड लेयर। मैं ये बस हाफ बना दिया, हाफ इस साइड वाला नहीं बना रहा हूं, ठीक है। पहले ये हाफ से समझ लीजिए सारी चीजें, ठीक है। हाफ डायग्राम बना दिया मैंने ये, और यहां पर मैं हाफ डायग्राम बनाते हुए ऐसा, ठीक है, ये हाफ डायग्राम मैं बना रहा हूं। इस डायग्राम को समझना। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? ये स्ट्रक्चर तो क्या है? यहां पर ओवरी है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो ओवरी है। अब ओवरी और ये स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। अब ओवरी के अंदर क्या होता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स ही रिलीज करता है सेकेंडरी oocytes। उसी मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर होगा हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes। अब इस ग्राफियन फॉलिकल्स ने क्या करा? यहां से रिलीज करा सेकेंडरी oocytes, ठीक है। ये सेकेंडरी oocytes यहां पर आ गया, ये हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes। इसको मैं बोल देता हूं कि यहां पर क्या है? ये सेकेंडरी oocytes है। क्या है ये? सेकेंडरी oocytes। ध्यान से समझना इस चीज को, ये सेकेंडरी oocytes है ना, ये क्या है? सेकेंडरी oocytes है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना,
जैसे ही यहां से ओवरी रिलीज करती है ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट्स। ओवरी के अंदर क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स है। इसको भी मैं लिख लेता हूं कि ये जो ग्रीन ग्रीन तुम्हें दिख रहा है, इसको मैं लिख लेता हूं ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स, ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, ठीक। या फिर ये क्या है, मेच्योर फॉलिकल्स। मेच्योर भी बोल सकते हो, ग्राफियन भी बोल सकते हो। मेच्योर फॉलिकल्स है, ठीक। ये ग्राफियन फॉलिकल, ये मेच्योर फॉलिकल्स है। ये रिलीज करता है क्या, ओवरी से। ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल्स है और वो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट। इसने रिलीज कर दिया सेकेंडरी ओसाइट। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट्स को रिलीज करता है, तो जब ये सेकेंडरी ओसाइट्स को रिलीज करता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, जब ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट्स को रिलीज कर रहे हैं तो इस घटना को कहते हैं बेटा, यहां पर इस घटना को कह रहे हैं ओवुलेशन। क्या कह रहे हैं, ओवुलेशन। इस घटना को क्या कह रहे हैं, ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीजमेंट ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स फ्रॉम ओवरी। तो ये ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो रही है, ठीक है। रिलीजमेंट ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स फ्रॉम ओवरी टू ओविडक्ट, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन। इससे पहले मैंने इसको समझा रखा है, इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। जैसे ही यहां पर ओवुलेशन हो रहा है, यानी कि जैसे ही ये ओवरी सेकेंडरी ओसाइट रिलीज कर रही है, जैसे ही ओवुलेशन हो रहा है, उस दौरान, ओवुलेशन होने के दौरान क्या करता है, यूट्रस प्रिपरेशन करने लग जाता है। यूट्रस प्रिपेयर होने लग जाता है, यूट्रस तैयारियां करने लग जाता है। यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। पहले इसको समझ लेते, हम यूट्रस की तीनों लेयर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ये सबसे बाहर वाली लेयर है यूट्रस की, जिसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर। उसके बाद सेकंड वाला लेयर होता है जिसको कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मैंने इसके बारे में भी बता रखा तुम्हें, यूट्रस के बारे में, ठीक है ना। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है, ये ग्रीन लेयर जो मैं बता रहा हूं, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यहां पर समझना जरा, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल बनाने लग जाता है जैसे ही ओवुलेशन हो रहा है। तो एंडोमेट्रियम में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनने लग जाती है, अपने आप क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनने लग जाती है। ये एंडोमेट्रियम में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनने लग जाती है। ये इसके अंदर सेल की लेयर बन जाती है, एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर इस तरह से, है ना, लेयर पे लेयर यहां पर बनने लग जाती है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर क्यों बनती है यहां पर, उसका कारण समझिए। क्या होता है कि जैसे ओवुलेशन हो रहा है, यानी सेकेंडरी ओसाइट्स यहां पर आ रहा है, ठीक, तो ये सेकेंडरी ओसाइट्स 1-2 दिन इंतजार करता है कि ताकि इसको कोई स्पर्म मिल जाए, ठीक है, ये ताकि इसको कोई मेल गैमेट मिल जाए, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट्स यहां पर फीमेल गैमेट्स हो गया। तो ये इंतजार करता है, ये फीमेल गैमेट इंतजार करता है किसका, स्पर्म का, यानी कि मेल गैमेट का। अगर वेजाइना के थ्रू स्पर्म जा रखा है, यानी अगर यहां पर इस दौरान वेजाइना में स्पर्म मिलता है, तो ये क्या कर जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा। और फर्टिलाइज जब करेगा तो फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो इस यूट्रस में इंप्लांट करेगा, चिपकेगा, और इस यूट्रस की क्या होगा, इस यूट्रस में क्या होगा, फिर एम्ब्रियो डेवलप होकर फीटस बनेगा, ठीक है ना। तो जब एम्ब्रियो डेवलप होकर फीटस बन रहा है, तो उस फीटस के लिए, उस एम्ब्रियो के इंप्लांटेशन के लिए क्या है, यहां पर तैयारियां चलने लग जाती है, यानी कि रजाई गद्दे बिछने लग जाते हैं कि भाई अब कोई नया आने वाला है, उसके लिए मखमली चादर। जैसे हम अगर बात करें, हमारे घर पे अगर कोई डिलीवरी होती है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए अच्छे से गद्दा, अच्छे से रजाई, छोटी छोटी चीजें, मखमली चीजें लेके आते हैं ना। तो वैसे ही, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी क्या होती है, नाजुक सी बॉडी होती है। हम सोचते हैं कि यार अच्छी सी मखमली चादर में इसे रखेंगे, मखमली कंबल में इसे रखेंगे, मखमली सारा अच्छा खासा गद्दे में इसे रखेंगे, ताकि इसको कोई क्या ना हो, नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो वही चीजें यहां पर हम कर रहे हैं कि यहां पर वो चीजें होती हैं, वो सारे इवेंट्स यहां पर होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, यहां पर क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनती है, ठीक है ना। क्या बनती है यहां पर, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर किसके लिए बनती है, उस एम्ब्रियो के लिए। अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो अब प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद अगर ये एम्ब्रियो इंप्लांट करता है तो फिर वो प्रेगनेंसी होगी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए यूट्रस क्या करता है, तैयारियां करता है,
कि भाई अब यहां पर कोई नया आने वाला है, इसके लिए तैयारियां कर लीजिए, है ना, इसके लिए जो है अच्छी अच्छी गद्देदार चीजें बना लीजिए, है ना। तो वो सारी गद्दे यहां पर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, यहां पर जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनाने लग जाती है। वो क्या करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर यहां पर ये एंडोमेट्रियम बनाने लग जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर यहां पर बन रही है, ठीक है बेटा, इतनी समझ में आ गया, ठीक। ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर यहां पर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बन रही है, ठीक। और अगर यहां पर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बन रखी है एंडोमेट्रियम पे, ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है। जब ये अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, एग फर्टिलाइज क्यों नहीं हो रहा है, अगर यहां स्पर्म नहीं मिला, किसी कारणवश इस टाइम पे स्पर्म नहीं मिला इस सेकेंडरी oocytes को, तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और यहां पर इंप्लांटेशन भी नहीं होगा। तो जो तैयारियां यहां पर इंप्लांटेशन के लिए या प्रेगनेंसी के लिए चल रही थी कि अगर यहां पर एग फर्टिलाइज होता तो यहां पर प्रेगनेंसी होने के चांस है, तो जो तैयारी प्रेगनेंसी के लिए चल रही थी यहां पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर प्रेगनेंसी के लिए बन रही थी, ये क्या है बेटा, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर। क्या है ये, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में जो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बन रही थी, जो एंडोमेट्रियम वॉल है, जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली वॉल है, उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बन रही थी, किसकी वजह से, किसके लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। अब यहां पर स्पर्म नहीं मिला इस सेकेंडरी oocytes को, तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो ये फिर मायूस होके टूट जाती हैं, ये तैयारियां क्या हो जाती है, बिखर जाती हैं कि भाई जिसका इंतजार हो रहा है वो मेहमान ही नहीं आया, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और बिखर जाएगा। जब ये वॉल टूटेंगी यूट्रस के अंदर की, ये वॉल टूटेंगी, तो ये जब ये वॉल टूटती हैं इस तरह से ये टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, ठीक। और ये इंतजार करने वाली जो ये सेकेंडरी oocytes है, ये इंतजार करेगी कोई स्पर्म आएगा, कोई मेल आएगा, मेल गैमेट आएगा, तो अगर इसको मेल गैमेट नहीं मिला तो ये भी मायूस होकर टूट जाएगी, ठीक है, ये सेकेंडरी oocytes भी टूट जाएगी, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल जो एंडोमेट्रियम पे बन रखी है ये भी टूट जाएंगे। और ये जब ये टूटेंगी, जब ये डिसइंटीग्रेट होंगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरह से टूटकर इस तरह से ब्लड के रूप में बाहर आएंगी वजाइना के रास्ते, इस तरह से ब्लड के रूप में, ठीक है। ये वाला हिस्सा होता है इस तरह से सर्विक्स का, ये है सर्विक्स, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इस तरह से वजाइना होता है बेटा, ठीक है, ये इस तरह से वजाइना, ये है वजाइनल ओपनिंग, ये है वेजाइनल ओपनिंग। क्या है ये, वेजाइनल ओपनिंग। तो ये वेजाइना के रास्ते क्या आ जाता है, ये ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल टूट कर क्या आ जाएगी, इस तरह से ब्लड के रूप में बाहर आ गई, ठीक है, ये सारी की सारी टूटी तो इस तरह से क्या होगा, ब्लड के रूप में बाहर आई, ठीक। और इस ब्लड के साथ क्या क्या होगा, इस ब्लड के साथ साथ ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल तो डिसइंटीग्रेट होकर ब्लड के रूप में बाहर आएंगे, इसके साथ ये भी टूट के बाहर आ जाएगा। ये जो अपने पास ये सेकेंडरी oocytes है ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े यानी कि टूट के डिसइंटीग्रेट होके ये भी क्या आ जाएगा, इसमें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इसमें बाहर आ जाएगा इस ब्लड के साथ। तो ये इसको हमने कह दिया मेंस्ट्रुअल ब्लड, क्या कह दिया इसको, मेंस्ट्रुअल ब्लड, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नाम दे दो या फिर क्या नाम दे दो, मेंस्ट्रुअल ब्लड या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, इसको नाम दे दो, क्या है ये, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ठीक। अच्छा, क्या यहां पर गोलू बता सकता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या क्या चीजें आ रही हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में आ रही हैं एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल टूट के और ये सेकेंडरी oocyte टूट के, तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या क्या चीजें हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना, ये चीजें पूछी जाती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या क्या आ रहा है, ये डिसइंटीग्रेट होके एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल आ रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल डिसइंटीग्रेट होके और दूसरा सेकेंडरी oocytes डिसइंटीग्रेट होके यहां पर आ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम और प्लस इसके साथ क्या है,
सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocytes, ठीक है, सेकेंडरी oocytes। ये दोनों ही चीजें क्या होंगी इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में होंगी, और किस फॉर्म में होंगी, 2TB फॉर्म में होगी, डिसइंटीग्रेट फॉर्म में होंगी। तो इसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, ठीक है भाई गोलू, इसको क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेट। 2TB सेकेंडरी, मतलब 2TB सेकेंडरी oocytes और 2TB ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये ब्लड के रूप में बाहर आता है, उसी चीज को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशंस कहते हैं। आई बात समझ में? मेंस्ट्रुएशन में क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जब बाहर आता है तो उसी चीज को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो क्या होती है, फीमेल की बॉडी में 2 ओवरी होती हैं, एक तो मान लीजिए ये राइट साइड वाली ओवरी है और दूसरी क्या होगी, लेफ्ट साइड वाली ओवरी। तो एक ओवरी क्या होता है, अगर एक मंथ में एक ओवरी अपना सेकेंडरी oocyte रिलीज कर रही है तो उस टाइम पे ये तैयारियां होंगी, ठीक। अगर स्पर्म नहीं मिला, ये तैयारी किसके लिए होगी, प्रेगनेंसी के लिए। अगर स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगी, ये तैयारियां टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी और ब्लड के रूप में बाहर आएंगी, ठीक है। तो पहले महीने में तो ये हो गया, फिर दूसरे महीने में क्या होगी, दूसरी लेफ्ट साइड वाली ओवरी क्या करेगी, दूसरी ओवरी फिर दूसरे महीने में सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगी, ठीक है। अभी ये वाली ओवरी रिलीज कर रही है इस मंथ, तो नेक्स्ट मंथ में क्या करेगी, दूसरी ओवरी दूसरे साइड वाली रिलीज करेगी, फिर से ये तैयारियां होंगी, ठीक। और अगर फिर से ओवम नहीं मिला, फिर से क्या नहीं मिला, मेल गैमेट नहीं मिला, यानी स्पर्म नहीं मिला, तो फिर से वो टूट के बिखर जाएंगी, इस तरह से ब्लड के रूप में बाहर आएंगी, ठीक। फिर नेक्स्ट मंथ फिर से ये ऐसा, और फिर नेक्स्ट मंथ फिर से ऐसा, ठीक है। तो ये बार बार चलता रहता है जब तक क्या नहीं मिले, स्पर्म ना मिले, ठीक है। जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो तब तक क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है। इसका मतलब है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा ना ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल। क्या ये तब प्रेगनेंसी के बाद या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल बिखरेंगी, टूटेंगी? नहीं टूटेंगी। इसका मतलब प्रेगनेंसी जो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर मेंस्ट्रुएशन वो 9 महीने तक, 8-9 महीने तक या साल भर तक, 10-11 महीने तक भी क्या होता है, उसमें क्या नहीं होता, सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होता। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होता तो ये कहने का मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन उसमें नहीं होगा। आई बात समझ में? तो उसमें प्रेग्नेंट लेडी में क्या देखने को नहीं मिलता, मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलता। इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। तो प्रेगनेंसी जब तक नहीं हुई है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब तक क्या होगा, मंथली क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। जब मंथली मेंस्ट्रुएशन होगा तो उस मंथली मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। उस रिपीटिशन हो रहा है ना, मंथ में रिपीट हो रहा है मेंस्ट्रुएशन, तो उसको क्या कह रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं। आई बात समझ में? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है रिपीटिशंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन एवरी मंथ, ठीक है। हर महीने रिपीट हो रहा है मेंस्ट्रुएशन। और अगर मंथ की ना बात करते हैं, डेज की बात करें तो 28 से 29 या 30 दिन में क्या हो रहा है, ये मेंस्ट्रुएशन रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है मेंस्ट्रुएशन, तो उसी को क्या कह रहे हैं हम भाई, उसी को क्या कह रहे हैं भाई गोलू, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम कह रहे हैं। इतनी बात समझ में आई तेरे को, ठीक है। तो अगर मैं मेंस्ट्रुएशन को डिफाइन कर रहा हूं कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, तो मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन में अगर यहां पर लिख रहा हूं तो मेंस्ट्रुएशन क्या होगा कि डिजनरेटेड सेकेंडरी oocytes, डिजनरेटेड सेकेंडरी oocyte, या फिर डिसइंटीग्रेट लिख लो, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, डीजनरेटेड। क्या कहते हैं इसको, डीजनरेटेड, मतलब टूटा हुआ। डिजनरेटेड सेकेंडरी oocyte और डिजनरेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल क्या होता है, ब्लड के रूप में बाहर आते हैं, ठीक है ना। वेजाइना के रास्ते बाहर आते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के रास्ते, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं वेजाइना के रास्ते बाहर आते हैं, उसी चीज को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। और ये होता कब है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जब एग फर्टिलाइज नहीं करता। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि इफ एग लिख लो, या फिर क्या लिख लो, सेकेंडरी oocyte। स्पेसिफाई अगर हम करें सेकेंडरी oocytes, ठीक है। इफ एग और सेकेंडरी oocytes नॉट फर्टिलाइज, ठीक है। अगर एग या सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ, देन सेकेंडरी oocytes एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगी। देन एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल, देन एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल बोल दो, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बोल दो। देन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ
यूट्रस या फिर यूट्रस में कौन सा, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम वॉल, यूट्रस के अंदर वाली लेयर क्या है, एंडोमेट्रियम, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम लिख लो चाहे यूट्रस लिख लो। देन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, ऐसे कर लेते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल एंड secondary oocytes, secondary oocytes, secondary oocytes degenerate, degenerate, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है एंडोमेट्रियम की और सेकेंडरी oocytes है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे और फ्लो करेंगे, एंड फ्लो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बोल दो या फिर क्या बोल दो, मेंस्ट्रुअल, हाँ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ठीक है। देन फ्लो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, कहां से, फ्रॉम वेजाइना, ठीक है ना, फ्रॉम वेजाइना, फ्रॉम वेजाइना, ठीक। सच फेनोमेना इज नोन एज मेंस्ट्रुएशंस, उसी घटना को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशंस कहते हैं। सच फेनोमेना इज नोन एज, सच फेनोमेनन इज नोन एज, फेनोमेनन इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, मेंस्ट्रुएशंस कह रहे हैं। आई बात समझ में, तो ये मेंस्ट्रुएशंस, आगे बात समझ में, तो ये हर महीने रिपीट होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या फिर एग फर्टिलाइज अगर नहीं हुआ, ठीक है। एग बोल दो या सेकेंडरी oocytes बोल दो, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, तो इसको पहले छाप लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस मेंस्ट्रुएशंस के 4 फेज होते हैं, उस 4 फेज को हम आगे समझेंगे, पहले इसको अच्छे से छाप लीजिए, कोई डाउट है तो वो पूछ लो बेटा, ठीक है, छाप, ठीक है, इतनी बातें समझ में आती है, छाप लिया इतना, तो ये हमारे पास मेंस्ट्रुएशंस पूरा हो गया, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ठीक है, इस तरह से, तो क्या होगा, इस तरह से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, तो यहां पर अपने पास क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके मेंस्ट्रुअल फेज की तरफ, ठीक है। 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल के, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं, तो हम टॉपिक डालते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज, काफी इंपॉर्टेंट है ये, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या होते हैं, 4 फेज होते हैं बेटा, इसके कितने होते हैं, 4 फेज होते हैं, उनके नाम मैं बता रहा हूं अभी कौन कौन से फेज होते हैं। सबसे पहला फेज जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, क्या कहते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक। दूसरा जो फेज है उसको कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव या फिर फॉलिकुलर, 2 नाम है इसके, प्रोलिफेरेटिव फेज भी कह सकते हैं और फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हैं, ठीक। तीसरा जो नाम है इसका, तीसरा जो फेज है इसमें देखो, पहले मेंस्ट्रुअल फेज है, दूसरा प्रोलिफेरेटिव फेज जिसका दूसरा नाम फॉलिकुलर फेज भी है, तीसरा जो फेज है वो तीसरा फेज है ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज, ठीक। एंड लास्ट फेज जो है चौथा फेज, उसका नाम होता है ल्यूटियल फेज, क्या होता है, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल भी बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम भी है सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज, ठीक है। ये 4 फेज है अपने पास, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज जिसको फॉलिकुलर फेज कह रहे हैं, दूसरा ओवुलेटरी फेज और तीसरा ल्यूटियल फेज जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेक्रेटरी फेज भी कह रहे हैं, ठीक है। अब एक एक करके इन फेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम टॉपिक डाल रहे हैं भाई, कौन सा, मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में 2 चीजें होती हैं, जो एक्स्ट्रा टिश्यू जो होती हैं एंडोमेट्रियम वॉल पे, वो क्या हो जाती है, डिजेनरेट होती है। तो सबसे पहली बात, अगर बात करूं इसका मेंस्ट्रुअल फेज का, तो मेंस्ट्रुअल फेज का जो है कहां से कितने दिन तक चलता है, 3 to 5 डेज तक ये चलता है, 3 to 5 डेज इसके क्या होते हैं,
लास्ट होते हैं, ठीक है ना, 3 से 5 दिन तक ये चलता है, 3 to 5 डेज इसका लास्ट डेज माना जाता है। ठीक, इसमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वॉल, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, डिजनरेट। ठीक, ये सॉफ्ट टिश्यू क्या हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल के डिजनरेट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, ठीक है, सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाते हैं बेटा, डिजनरेट हो जाते हैं, डिजनरेट होते हैं, एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ, एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ, रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, और ब्लड के फॉर्म में वो रिलीज हो जाते हैं वेजाइना से। ठीक है ना। दूसरी बात अगर मैं करता हूं यहां पर सेकेंडरी oocytes या फिर जो सेकेंडरी oocytes है वो भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है यहां पर। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाता है, सेकेंडरी oocytes ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो यहां पर सॉफ्ट टिश्यू के साथ साथ क्या हो रहा है, वो सेकेंडरी oocytes क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जो हमने बोला ना, जो पहले पुराना, इससे पहले वाला जो सेकेंडरी oocytes रहा होगा, ठीक है, वो अनफर्टिलाइज एग बोल सकते हैं उस सेकेंडरी oocytes को। ठीक है ना, ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये सेकेंडरी oocytes जिसको हम अनफर्टिलाइज एग बोल रहे हैं, ठीक, ये भी ब्रेक हो जाता है। सेकेंडरी oocytes बोलो या अनफर्टिलाइज एग बोलो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, सेकेंडरी oocytes और अनफर्टिलाइज एग, अनफर्टिलाइज्ड एग भी क्या हो जाता है, यहां पर ब्रेक हो जाता है या फिर डिस्चार्ज, है ना, ब्रेक हो जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और डिस्चार्ज होता है किसके साथ, इस एक्स्ट्रा टिश्यू के साथ या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर के साथ। ठीक है, जो पहले मैं शुरुआत से बता रहा हूं, ठीक है, जो एक बार का मेंस्ट्रुएशन होगा, तो एक बार का मेंस्ट्रुएशन ऐसा हो गया। अब क्या होगा, दूसरी बार मेंस्ट्रुएशन जब होगा, तो दूसरी बार की मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग में बता रहा हूं, दूसरी बार के मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा कि थोड़ा बहुत भी अगर उस एंडोमेट्रियम वॉल पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बची हुई है तो वो भी क्या होंगी, साफ हो जाएंगी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया, सेकेंडरी oocytes के जो डिजेनरेटेड सेकेंडरी oocytes है उसके टुकड़े क्या आ गए, सारे बाहर आ गए। तो अब क्या हो जाएगी, एंडोमेट्रियम बिल्कुल साफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहले स्टेप में क्या हो गया, दूसरी मेंस्ट्रुएशन के लिए, ये मेंस्ट्रुअल फेज में दूसरी मेंस्ट्रुएशन के लिए क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है कि एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाएगी, एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाएगी, यहां पर क्लीन हो जाएगी। ठीक है ना, क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी। ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल, जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल है ना, वो क्लीन हो जाएगी। किसके लिए, फॉर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के लिए, फॉर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के लिए, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के लिए क्या हो जाएगी, ये तैयार होने के लिए क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो ये होता है पहले मेंस्ट्रुअल फेज में। दूसरे फेज में अगर बात करें, प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज, ये दूसरा फेज है। यहां पर प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर जिसको क्या कह रहे हैं, फॉलिक्यूलर फेज कह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, नाम में ही काम है, फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट। इसमें 2 चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें 2 चीजें क्या होती हैं, सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट इसमें होता है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट यहां पर हो रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक, और दूसरा यहां पर होता है, पहले तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, दूसरे यहां पर होता है रीजनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, फिर से एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर क्या हो जाएगी, रीजनरेट होने लग जाएगी एंडोमेट्रियम पे। ठीक है, रीजनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा, यानी नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के लिए तैयार हो रही है ना, रीजनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ या फिर ऑन एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, किसके ऊपर होगी ये, ऑन एंडोमेट्रियम वॉल।
अब इन दोनों को समझते हैं किस तरह से ये चीजें हो रही है। सबसे पहले फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट में क्या होगा कि फॉलिकल्स जो होंगे वो डेवलप होने लग जाएंगे, ठीक है। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और फिर ग्राफियन फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल है, यहां पर याद रखना, जो ये प्राइमरी फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल किस में बदल जाएगा, मैच्योर फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल्स में बदल जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल किस में बदल गया, मैच्योर फॉलिकल्स में बदल जाएगा। मैच्योर फॉलिकल्स जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल जाएगा। जो हमने यहां पर देखा ना अभी, यहां ओवरी में हमने क्या देखा कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, और ग्राफियन फॉलिकल्स से क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, उसको ओवुलेशन करें तो ग्राफियन फॉलिकल ही रिलीज करता है सेकेंडरी oocytes। इसका मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो मैच्योर होके क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल तक जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल ही क्या करता है, रिलीज करता है किसको, सेकेंडरी oocytes को, ठीक है ना। तो इसका मतलब है फॉलिकुलर जो है, सबसे पहले फॉलिकुलर डेवलपमेंट में क्या होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो डेवलप होके क्या बन जाएगा, मैच्योर फॉलिकल्स या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल जाएगा। अब जो दूसरा यहां पर स्टेप हो रहा है, रीजनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंडोमेट्रियम वॉल पे दोबारा से एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होना है या फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए तैयारियां करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन या फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए अगर तैयारियां करनी है तो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर क्या होने लग जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये रीजनरेशन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर अगर यहां पर हो रही है तो किस वजह से होती है, ये रीजनरेशन हो रहा है 3 हार्मोन्स की वजह से, ठीक है ना। इसके कारण जो रीजनरेशन का कारण है, अगर मैं कॉजेस ऑफ रीजनरेशन जानता हूं, कॉजेस ऑफ रीजनरेशन है ना बेटा, कॉजेस ऑफ रीजनरेशन कि क्यों ये जनरेट कर रही हैं, किस वजह से रीजनरेट कर रही हैं, तो इसके पीछे होते हैं 3 हार्मोन्स। 3 हार्मोन्स की वजह से ये रीजनरेट करता है, 3 हार्मोन्स। और वो 3 हार्मोन्स कौन कौन से हैं, वो 3 हार्मोन्स में क्या है, 2 हार्मोन तो किससे हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, जिसमें सबसे पहला FSH, ठीक, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही रिलीज होते हैं कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, तो उसके आगे वाले हिस्से से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH को रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH और LH, ठीक है ना। ये पहला हार्मोन, ये दूसरा हार्मोन। तीसरा हार्मोन होता है यहां पर ऑस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन बोल सकते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन कौन रिलीज है, ये ओवरी वाला हार्मोन है, तो इसको ओवरी रिलीज करती है, ठीक है, ओवरी रिलीज करती है ऑस्ट्रोजन हार्मोन। तो इन तीनों हार्मोन की वजह से क्या होने लग जाता है, यहां पर रीजनरेशन होने लग जाता है, ठीक है। यानी कि दोबारा से क्या होने लग जाता है, यहां पर एक बार जैसे खत्म हुआ फिर दोबारा से क्या होने लग जाता है, यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनने लग जाती है। आई बात समझ में। तो ये अपने पास ये दोनों फेज समझ में आ गए, मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज, ये दोनों फेज समझ में आ गए। अब तीसरा फेज, ये दोनों फेज हमने कंप्लीट करे, अब तीसरा फेज आता है ओवुलेटरी फेज, ठीक है। यानी कि अभी दूसरे फेज में अपने पास मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बन गया और थोड़ा बहुत रीजनरेट होने लग गया। क्या रीजनरेट क्या होने लग गए, हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर रीजनरेट होने लग गए इन 3 हार्मोन्स की वजह से। ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है ओवुलेटरी फेज। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डाल रहे हैं ओवुलेटरी फेज के बारे में। तीसरा जो टॉपिक है ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज। तो ओवुलेटरी फेज में क्या हो रहा है, अगर मैं ओवुलेटरी फेज की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या होगा, ओवुलेशन वाली घटना होगी। किसका घटना होगा, ओवुलेशन, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन का मतलब जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रही है। ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीजमेंट ऑफ, मैंने बताया इसकी डेफिनेशन भी, रिलीजमेंट ऑफ सेकेंडरी oocytes, ठीक है ना। और सेकेंडरी oocytes कहां से रिलीज हो रहे हैं, रिलीजमेंट ऑफ सेकेंडरी oocytes फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ओवरी। ओवरी से अगर सेकेंडरी oocytes क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और ओवरी में किसके, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर क्या होता है, इस तरह से
ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स या फिर मेच्योर फॉलिकल, इसी फॉलिकल के अंदर क्या होता है सेकेंडरी oocytes, ठीक है। तो उसी रिलीजमेंट को हम क्या कह रहे हैं, ओवुलेशन कह रहे हैं, ठीक है, उसी रिलीजमेंट को ओवुलेशन कह रहे हैं। तो जब ओवुलेशन हो रहा है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, पर सेकेंडरी oocyte रिलीज कौन कर रहा है, ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स। इसका मतलब कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स अगर है यहां पर ओवरी के अंदर, ठीक है, मान लीजिए ग्राफियन फॉलिकल्स है, इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल्स है, ठीक, और इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, ये क्या होगा, सेकेंडरी oocytes। ये है ग्राफियन फॉलिकल्स, ध्यान समझना, ये है ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स यहां से ओवरी के अंदर है ना, ये बाहर मैंने ओवरी बना दिए, ठीक है, ये ओवरी बना दिया और ये मैंने क्या बना दिया, फ्लैपियन ट्यूब, ठीक है। अब ये ओवरी के अंदर ये ओवरी है, ठीक, और ओवरी के अंदर ये ग्राफियन फॉलिकल्स, और ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या है, ये क्या है, सेकेंडरी oocytes, ठीक है, सेकेंडरी oocytes। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगा, पर रिलीज कब करेगा, जब ये क्या करेगा, टूटेगा ना, रप्चर होगा, टूटेगा ये जब ये ग्राफियन फॉलिकल्स ऐसे, मान लीजिए ये ग्राफियन फॉलिकल ऐसे, इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte। तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल ऐसे टूटेगा तभी तो सेकेंडरी oocytes बाहर आएगा, ठीक। तो ये टूटता किसकी वजह से है, ये ब्रेक किसकी वजह से होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड होता है, रप्चर्ड यानी टूटता है, रप्चर्ड ड्यू टू LH सर्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, LH सर्ज नाम। LH सर्ज का मतलब है कि क्या होता है, एकदम से LH का रिलीजमेंट यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज। तो क्या होता है यहां पर, LH सर्ज का मतलब होता है इंस्टेंट, ठीक है, रिलीजमेंट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना, इंस्टेंट रिलीजमेंट यानी कि ज्यादा एकदम से LH का लेवल बढ़ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक, जिसकी वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड यानी ब्रेक ड्यू टू LH सर्ज। तो यहां पर जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल्स इस तरह से टूट जाती हैं, मैं यहां पर, ठीक है, यहां पर बोल रहा हूं कि ये ग्राफियन फॉलिकल है, इस तरह से टूट रही है, ठीक है, इस तरह से टूट रही है। मैंने यहां पर थोड़ा सा इसको बना देता हूं, टूट गई थोड़ा सा है ना, यहां पर थोड़ा इस तरह से ये टूट गई, रप्चर्ड हो गई, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो गए, रप्चर्ड हो गए। अब यहां से बाहर क्या निकलेगा भाई, यहां से बाहर क्या निकलेगा, ये सेकेंडरी oocytes, यहां पर आ गया ये सेकेंडरी oocytes, ठीक है। कब, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हुई, और किसकी वजह से रप्चर्ड हुई, LH सर्ज की वजह से रप्चर्ड हुई, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से रप्चर्ड हुई। तो अब इस जैसे टूट गई ग्राफियन फॉलिकल, तो सेकेंडरी oocytes कहां पर आ गया, फैलोपियन ट्यूब में। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये सेकेंडरी oocytes यहां पर आ गया। अब ये फैलोपियन ट्यूब में क्या करेगा, इंतजार करेगा, ये फैलोपियन ट्यूब में क्या करेगा, ये सेकेंडरी oocytes क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा, क्योंकि अब ओवुलेशन हो गया ना, सेकेंडरी oocytes फैलोपियन ट्यूब में आ गया, तो ये ओवुलेशन हो गया। अब क्या होगा, ये इंतजार करेगा कि कोई स्पर्म इसको मिले, और अगर फिर से इसको स्पर्म नहीं मिले तो फिर से ये टूट जाएगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर टूट जाएंगी और फिर ब्लड के रूप में बाहर आएंगी, ठीक है। तो वो होता है नेक्स्ट स्टेप में, यानी नेक्स्ट फेज अपने पास जो है, जो चौथा फेज है, ठीक है। ये तीसरा फेज तो हमने कर दिया, ओवुलेटरी फेज, ठीक है। एक बात ध्यान सुनना, सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज है जो 3 से 5 दिन तक चलता है लास्ट। दूसरा अपने पास होता है प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज, जिसका चलता है 10 से 14 दिन तक, 10 से 14 डेज तक ये चलता है, ठीक है। और फिर जो तीसरा फेज है, वो तीसरा फेज कितने दिन तक चलता है, ओवुलेटरी फेज, वो चलता है यानी कि 2 दिन तक मान सकते हैं बेटा, 2 दिन तक, 2 डेज लिख दो या 2 डेज लिख दो, या फिर 48 घंटे हम लिख सकते हैं, 48 आवर, ठीक है। ये 48 घंटे तक चलता है या फिर 2 दिन तक चलता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में 48 घंटे हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 2 दिन तक लगभग चलता है ओवुलेटरी फेज। इसके बाद आता है लास्ट फेज जो है, 4th फेज, जिसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज, वो एक ही दिन चलता है, ठीक है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम क्या है भाई, सिक्रीटरी फेज,
ठीक है ना। तो ल्यूटियल फेज लास्ट 1 दिन तक चलता है ना, 1 डे, ये याद भी रखना है, डेज भी याद रखना है, 1 दिन तक चलता है। इसमें अब क्या होगा, देखो ग्रेफेन फॉलिकल्स रप्चर्ड होके क्या है, सेकेंडरी ओसाइट्स इसमें आगे ओविडक्ट में यानी फैलोपियन ट्यूब में, यानी ओवल्यूशन यहां पर हो गया। अब लास्ट वाले फेज में क्या होता है, इस लास्ट वाले फेज में काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक। यहां पर जो ये रप्चर्ड ग्रेफेन फॉलिकल्स है, अब रप्चर्ड ग्रेफेन फॉलिकल्स कन्वर्ट होता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो रप्चर्ड ग्रेफेन फॉलिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले रप्चर्ड ग्रेफियन follicles, ruptured Graafian follicles convert into corpus luteum, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, converts into corpus luteum, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, corpus luteum, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट। और कॉर्पस ल्यूटियम बिहेव करेगा फिर किसकी तरह, एंडोमेट्रियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम बिहेव करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, एंडोमेट्रियम नहीं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर ये कॉर्पस ग्लैंड क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बिहेव एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ल्यूटियम behave as endocrine gland, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव शो करता है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव शो करेगा और ये 2 हार्मोन्स रिलीज करेगा, रिलीज 2 हार्मोन्स रिलीज करेगा, रिलीज 2 हार्मोन्स। और वो 2 हार्मोन्स कौन कौन से होंगे, एक हार्मोन जो होगा वो होगा प्रोजेस्टेरॉन, जिसका काफी इंपॉर्टेंट काम है यहां पर, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक, और दूसरा होगा एस्ट्रोजन। दोनों ही जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये दोनों ही क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन। और तुम्हें पता है फीमेल सेक्स हार्मोन है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानता है, प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, अब कैसे मेंटेन कर रहा है उसको हम समझेंगे। और एस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी चेंज लेके आता है, एडोलेसेंट चेंज लेके आता है फीमेल के अंदर, ठीक है। एस्ट्रोजन तो सेकेंडरी चेंज लेके आ रहे हैं, सेकेंडरी चेंज, ये मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बता रखा है, ये सेकेंडरी चेंज लेके आता है, प्यूबर्टी जब बताया था ना तो उस वाले लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। तो अब ये एस्ट्रोजन यानी सेकेंडरी चेंज, यानी कि जो भी सेकेंडरी चेंज होता है एडोलेसेंस में, जो भी चेंजेस होते हैं वो लेके आएगा धीरे धीरे। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का, क्योंकि ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा। प्रेगनेंसी मेंटेन कैसे करता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जब बढ़ता है ना, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल है एंडोमेट्रियम पे वो और ज्यादा मोटी हो जाती है, और ज्यादा थिक हो जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या काम कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी कैसे मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी प्रोजेस्टेरॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, ये फिर प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर बढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा तो थिकनेस बढ़ जाएगी, थिकनेस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अब जैसे मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है, यानी लेयर पे लेयर बन जाएगी, जैसे एक लेयर है फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से यहां पर क्या होंगी, खूब लेयर पे लेयर बन के थिक हो जाएगी। यानी कि ये प्रेगनेंसी अगर होने वाली है, अगर अब प्रेगनेंसी हो सकती तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर थिकनेस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मोटी हो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि इसको लगेगा अगर कोई फर्टिलाइज करता है, अगर कोई फर्टिलाइज करता है तो उसके लिए क्या चाहिए, अब प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, इंप्लांटेशन के लिए क्या चाहिए, यहां पर एनवायरनमेंट अच्छा खासा चाहिए ना, ये थिक हो जाएगा।
आई बात समझ में, ताकि अगर बाहर से कोई जर्क वगैरह लग रहा है, फिजिकल जर्क लग रहा है, तो प्रेगनेंसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस वजह से क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर और थिक हो जाती है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा उतना ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर क्या होगी, थिक होगी, मोटी होगी, ठीक है ना। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात कर रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ गया तो थिकनेस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ रहा है, जब कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रहा है किसको, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस को। आई बात समझ में। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूअसली किसको रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन को, तो ये थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक। लेकिन अगर एग यहां पर फर्टिलाइज नहीं होता है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं करेगा। क्यों, कॉर्पस ल्यूटियम भी फिर क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, इफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एग नॉट फर्टिलाइज, इफ एग नॉट फर्टिलाइज, देन इफ एग नॉट फर्टिलाइज, देन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, देन क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, देन कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट, ठीक है, डिजनरेट एंड कन्वर्ट इनटू, डिजनरेट एंड कन्वर्ट इनटू कॉर्पस अल्बिकेंस, कॉर्पस अल्बिकेंस, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा और कॉर्पस अल्बिकेंस में बदल जाएगा, यानी कॉर्पस अल्बिकेंस उसका डिजनरेट वाला हिस्सा है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम अगर टूट गया, ये डिजनरेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, कॉर्पस अल्बिकेंस बन गया, अगर वो खत्म हो गया तो क्या प्रोजेस्टेरोन और रिलीज होगा, नहीं, प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक। और ये सेकेंडरी ओसाइड्स भी ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, डिजनरेट हो जाएगा और ब्लड के रूप में फिर बाहर आएगा। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम अगर खत्म हो गया, ठीक, देन उसके बाद क्या होगा, देन क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल और सेकेंडरी ओसाइड भी क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी, देन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर एंड सेकेंडरी oocytes डिजनरेट, ठीक, दोनों क्या हो जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या ब्लड, है ना, एंड रिलीज इन द रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कह दो, है ना, या फिर ब्लड कह लो या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कह सकते हो। रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या फिर ब्लड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास क्या होंगे, दूसरी मेंस्ट्रुएशंस भी हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये चारों के चारों फेज समझ में आ गए, ये चारों के चारों फेज काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट अपने पास है, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई। तो अब अगर बात करें हम अगर बात करें बेटा, तो इन चारों फेज को हम अच्छे से समझ लेते हैं किसमें, डायग्राम से, ठीक है ना, इस ग्राफ में समझ लेते हैं। यहां पर मैं ग्राफ या डायग्राम हमारे पास एनसीईआरटी में है, बहुत अच्छा से समझा रखा, उसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास चारों फेज हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के चारों फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज जिसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी कह रहे हैं, ल्यूटियल फेज, और फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल अपने पास आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला अपने पास क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, जो 1 से लेकर 5 दिन तक चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू है या एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल है पहले की बची हुई, तो वो क्या हो जाएगा, यूट्रस के डिजनरेट हो जाने लग जाएगा और ब्लड के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, ये पूरा का पूरा साफ होगी, यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल क्या होगी, पूरा का पूरा यूट्रस की साफ हो गए। अब 6 से लेकर 13-14 जो है 6 से लेकर 13-14 डेज तक क्या चलेगा अपने पास, दूसरा फेज चलेगा फॉलिकुलर फेज यानी प्रोलिफेरेटिव फेज। तो इसमें क्या होगा, रिजनरेट होगी, ठीक है,
क्या होगी, रीजनरेट होगी। कौन रीजनरेट होगी, ये एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर जो एंडोमेट्रियम वॉल पे है वो फिर से रीजनरेट होने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहां पर ये जो रीजनरेट हो रही है, तो ये रीजनरेट किस हार्मोन्स की वजह से रीजनरेट हो रही है, तो मैंने बोला कि वो 3 हार्मोन्स अपने पास है जिन वजह से ये रीजनरेट हो रही है, वो चीजें मैंने अभी तुम्हें बताया, ठीक है। कि दूसरा फेज अपने पास जो है, ठीक, दूसरा फेज अपने पास, ये अपने पास दूसरा फेज प्रोलिफेरेटिव फेज, ये 3 हार्मोन की वजह से रीजनरेट हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर, वो FSH, LH और ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये 3 हार्मोन्स की वजह से क्या हो रहा है, फिर से रीजनरेट हो रहा है। और उसी रीजनरेशन को मैं यहां पर देख रहा हूं, कि यहां पर छठे से लेकर 13-14 दिन तक क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, ठीक। उसके बाद यहां बीच में आता है 2 दिन का, ठीक है, 14 से लेकर 15-16 जो है, जो डेज हैं, वहां पर अपने पास आता है क्या, ओवुलेटरी फेज, जो कि यहां पर नहीं दिखा रखा है। ये 16 से लेकर और ये फिर ये 14 से लेकर यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक। ये 14 डे से लेकर और 16 डे, यानी 2 दिन, ये 2 दिन का जो पीरियड होता है, ये 2 दिन किसके लिए होता है, ओवुलेटरी फेज, ठीक है। ये 14 से लेकर 16 तक ओवुलेटरी फेज होता है, जो तीसरा फेज हो रहा है। और इसी में क्या हो रहा है, इसी ओवुलेटरी में क्या होता है, LH सर्ज होता है, ठीक है, यानी कि LH का लेवल बढ़ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही है। LH सर्ज इसको बोलते हैं, एकदम से इसका लेवल बढ़ गया। जैसे इसका लेवल बढ़ जाता है तो यहां पर क्या हो रहा है, लेवल बढ़ने पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, जो ये मैच्योर फॉलिकल्स है, ये रिलीज करता है क्या, सेकेंडरी oocyte, जिस घटना को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसी दिन हो रहा है, यानी 14 से लेकर 16 डेज के बीच में ये घटना हो रही है। आई बात समझ में, तो ये ओवुलेशन हो रहा है यहां पर, ठीक। इस दौरान पे क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल भी अपने हाई पिक पे हो रहा है, ठीक है ना, हाई लेवल एस्ट्रोजन का हो जा रहा है। फिर इसके बाद एस्ट्रोजन डिक्रीज हो गया, ठीक, और यहां पर जो है FSH और LH भी इसके बाद क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद जो है ल्यूटियल फेज आता है, सिक्रीटरी फेज आता है। सिक्रीटरी फेज में अब क्या होगा, यहां पर इस सिक्रीटरी फेज में क्या होगा कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहां पर बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा, जो ओवेरियन हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहां पर बढ़ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर ओवुलेशन के बाद जो है, जो कॉर्पस ल्यूटियम, जो ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम किसकी तरह बिहेव करता है, ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन यहां से रिलीज करता है, ठीक है ना। तो यहां पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ गया, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ गया, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो लेयर है, ये भी क्या हो जाती है, ज्यादा थिक हो जाती है, मोर थिक हो जाती है, ये मैंने अभी समझाया, ठीक है ना, ये ज्यादा थिक हो जाती है। तो ये चलता है लगभग 16 या फिर 17, देखो 14 से 16 तो ये ओवुलेटरी फेज चल रहा है, फिर 17 से लेकर, ये देखो 17 से लेकर लगभग 28 डेज तक क्या चलता है, 28 डेज तक क्या चल रहा है, ये 28-29 डेज तक क्या चल रहा है, ये अपने पास ये ल्यूटियल फेज चल रहा है, यानी कि लगभग क्या है 8-9 दिन तक ये चल रहा है, यानी 8-9 दिन तक ये पूरा का पूरा ल्यूटियल फेज चलता है, यानी 1 वीक से भी ज्यादा ये ल्यूटियल फेज हमारे पास इस तरह से यहां पर चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस अल्बिकन्स क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज नहीं होगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो गया तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, जिस वजह से क्या होगा, फिर से ये जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल है यूट्रस के ऊपर बनी हुई, एंडोमेट्रियम वॉल के ऊपर जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनी हुई है, ये भी फिर से डिजनरेट हो जाएगा और ये इस तरह से ब्लड के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास पूरा का पूरा है, ठीक है, कि क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या क्या घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया, ठीक। मैंने तुम्हें सेकंड फेज जो फॉलिकुलर फेज बताया, उसमें मैंने बताया कि रीजनरेशन होता है, 2 घटनाएं वहां पर होती है। एक तो क्या होता है, रीजनरेट हो रहा है कौन,
ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है यूट्रस की, उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर क्या हो रही है, फिर से रिजनरेट हो रही है। और दूसरा ये जो रिजनरेट हो रही है वो 3 हार्मोन्स की वजह से हो रही है, इसके बारे में मैंने बता दिया। और दूसरा क्या हो रहा है वहां पर, यहां पर फॉलिकुलर डेवलपमेंट चलता है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल जो है मैच्योर फॉलिकल में बदल जाता है। आई बात समझ में। और फिर तीसरे फेज में क्या होता है, तीसरा फेज होता है ओव्यूलेटरी फेज, उसमें ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक, कि उसमें क्या होता है, एलएच सर्च होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, एलएच सर्च होता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है, रप्चर और ओवुलेशन करवाता है। आई बात समझ में। तो उसके बाद अपने पास लास्ट फेज ल्यूटियल फेज, जिसको सिक्रेटरी फेज हम कह रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब बढ़ गया तो ये ज्यादा थिक हो गई, क्या, यूट्रस की वॉल ज्यादा थिक हो जाती है। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, जिस वजह से प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया। ठीक है, तब यहां पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल जैसे खत्म होता है या फिर कम होता है, लो हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन लेवल, उस वजह से क्या हो जाती है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल फिर से डिजेनरेट हो जाती है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरह से यहां पर आ जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट अपने पास बनता है, स्टार पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, स्टार टॉपिक है, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आता है। इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा तुम, ठीक है। तो इतना हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फेज है अपने या फिर अब अगर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन का, उसको भी देख लेते हैं। ये हमने कंप्लीट कर दिया, चारों की चारों फेज जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, ये चारों की चारों फेज जो है कंप्लीट हो चुकी हैं अपने पास मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। ल्यूटियल फेज को सेक्रेटरी फेज कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतना हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया है, पूरा मेंस्ट्रुएशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा रह रखा है अपने पास, वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है, यहां पर नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन, जिसको हम सेकंड इवेंट्स बोलते हैं, सेकंड इवेंट्स ऑफ सेक्स और रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेकंड इवेंट्स ऑफ सेकंड हम बात कर रहे हैं यहां पर फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पहला इवेंट्स क्या था, फर्टिलाइजेशन, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला इवेंट्स था प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन क्या है, सेकंड इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड इवेंट्स है ये, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड इवेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली बात, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे, फ्यूज होंगे, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। अच्छा, मेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट है एग, या फिर क्या बोल दो, सेकेंडरी oocytes, ठीक है, वो एक्चुअल में सेकेंडरी oocytes है, ठीक है। तो उन दोनों का फ्यूजन, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर स्पर्म है, इस तरह से स्पर्म है, ठीक, ये टेल इसकी, आई बात समझ। और इस तरह से क्या होगा, ओवम के साथ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज होगा, ये भी हैप्लॉइड और ओवम भी हैप्लॉइड। बाद में क्या बन जाएगा, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से, एन और एन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट, क्या कहेंगे, जाइगोट। और जाइगोट क्या होगा, 2n स्ट्रक्चर होगा, डिप्लॉइड। फिर ये जाइगोट आगे होके डेवलप होके एम्ब्रियो बनाएगा, सब चीज। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है, इसी फ्यूजन को हम दूसरा नाम देते हैं सिनगैमी, सिनगैमी। सिन मतलब क्या होता है, सिन का मतलब होता है जुड़ना, सिन का मतलब होता है जुड़ना, और गैमी का मतलब गैमेट, ठीक। तो गैमेट का जुड़ना, गैमेट का जुड़ना, मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट जुड़ते हैं, तो इसी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का जुड़ना, गैमेट्स का जुड़ने को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी। आई बात समझ में। कहां पर हो रहा है ये फर्टिलाइजेशन, ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात है, स्टार पॉइंट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कहां पर हो रही है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है? जहां पर सेकेंडरी oocytes होगा, ठीक है, और सेकेंडरी oocytes कहां पर होता है? ओविडक्ट में, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? ओविडक्ट, और ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन। फैलोपियन ट्यूब में, जिस फैलोपियन ट्यूब का तीसरा नाम क्या है? यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। यहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या होगा? ये सेकेंडरी oocytes यहां पर इंतजार करती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर कि ताकि स्पर्म आए और फर्टिलाइज कर जाए। आई बात समझ में? तो यहां पर ये सेकेंडरी oocytes इंतजार कर रही है। और फैलोपियन ट्यूब के भी 3 रास्ते हैं, ये 3 पार्ट में है, 3 रास्ते नहीं 3 पार्ट हैं उसके। फैलोपियन ट्यूब के क्या है? 3 पार्ट में फैलोपियन ट्यूब है। इसको देखिएगा, पहले मैं अगर यहां पर बात कर रहा हूं, ये ओवरी है, ठीक है, और इस तरह से क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं, 3 पोर्शन फैलोपियन ट्यूब, ऐसा, ठीक है। फिर ये यूट्रस है और फिर ये वसा, ठीक है ना। इस तरह से फैलोपियन ट्यूब है। ये यूट्रस, यूट्रस की 3 लेयर, थोड़ा सा ध्यान समझना है इसको, ठीक है। फिर ये नीचे वजाइना है, इस तरह से, ठीक है। अभी क्या होगा? जो यूट्रस के बगल में होती है, यूट्रस के बगल वाले पोर्शन, जो यूट्रस से शुरुआत हो रही है इस फैलोपियन ट्यूब, ये पूरी की पूरी तो फैलोपियन ट्यूब है, यहां से लेकर यहां तक तो क्या है? पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब। ये पूरी की पूरी क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। इसके बारे में मैंने बताया भी, ठीक, ठीक है। यूट्रस के साइड अगर जो हिस्सा फैलोपियन ट्यूब का है, तो सबसे पहला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं इस्तमस। क्या कह रहे हैं? इस्तमस हिस्सा, ठीक है। उसके बाद जो ब्रॉड वाला हिस्सा है, चौड़ा वाला हिस्सा है, ये दूसरे नंबर का हिस्सा होता है, चौड़ा वाला, ब्रॉड होता है। ये इस्तमस तो पतला है, लेकिन उसके बाद क्या है? ये ब्रॉड हिस्सा है, चौड़ा वाला, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एम्पुला। क्या कह रहे हैं? एम्पुला। और फिर उसके बाद जो ओवरी वाले हिस्से की साइड रहता है, ओवरी वाले हिस्से के साइड जो ये फैलोपियन ट्यूब है, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। इस वाले हिस्से को क्या कह दिया? इनफंडिबुलम। इसको मैंने लिखवा रखा अच्छे से, इनफंडिबुलम, ठीक है। ये मैंने जब पहले पढ़ाया है पिछले वाले लेक्चर में, तो ये बताया। हमें 2 चीजें याद रखना है, इस्तमस वाला हिस्सा और एम्पुला वाला हिस्सा, ठीक है। यहां से इस्तमस शुरू होता है और यहां से फिर यहां पर इस्तमस खत्म हो जाता है, और इसके आगे फिर ब्रॉड वाला हिस्सा शुरू हो रहा है, जिसको एम्पुला करें। तो इस बीच वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? जहां से इस्तमस खत्म हो रहा है और एम्पुला शुरू हो रहा है, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? एम्पुलरी, एम्पुलरी इस्तमस, इस्तमस जंक्शन। क्या कह रहे हैं? एम्पुलरी इस्तमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्तमस जंक्शन मतलब जहां पर इस्तमस खत्म हो रहा है और एम्पुला शुरू हो रहा है, क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है? जैसे इसने सेकेंडरी oocyte रिलीज करी ओवरी ने, तो वो सेकेंडरी oocytes यहां आई, ठीक है, और यहां आके एम्पुला तक आई, और एम्पुला से आगे कहां पर रुक गई? एम्पुलरी इस्तमस जंक्शन में क्या हो गई? रुक गई। इंतजार कर रही हो 1-2 दिन तक, ठीक है। ये क्या करता है? इंतजार करता है, 1 से 2 दिन तक इंतजार करता है ये सेकेंडरी oocyte किसका? स्पर्म का। तो अगर यहां से फिर स्पर्म जाता है, ठीक है, अगर यहां पर वेजाइना में क्या हो रहे हैं? स्पर्म इंसेमिनेट हो रखे हैं। अगर वेजाइना में क्या हो रखे हैं? इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म, ठीक। स्पर्म इंसेमिनेशन बोल सकते हैं, या फिर किसका इंसेमिनेशन? सीमन इंसेमिनेट हो रखा है। क्या? सीमन। अगर उस दौरान वेजाइना में सीमन या फिर स्पर्म क्या हुआ? इंसेमिनेट हुआ, तो सीमन में क्या होंगे? स्पर्म होंगे। तो सीमन में स्पर्म होंगे। तो अगर उस दौरान सीमन यहां पर इंसेमिनेट करवा दिया वेजाइना में, तो फिर वेजाइना के रास्ते वो सीमन कहां जाएगा? सर्विक्स, और सर्विक्स के रास्ते कहां जाएगा? यूट्रस में जाएगा, ठीक है, यूट्रस में जाएगा। आई बात समझ? ये इस तरह से यूट्रस में जा रहा है, यूट्रस में जा रहा है। अब यूट्रस से फिर क्या जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। कुछ इस तरफ जाएंगे और कुछ दूसरी फैलोपियन ट्यूब की तरफ चले जाएंगे। तो जो भी सबसे फास्ट वाला होगा, इतने सारे एक इंसेमिनेशन में, थोड़ा सा इंसेमिनेशन में मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं, तो उन मिलियन ऑफ स्पर्म में क्या होगा? जो सबसे फास्ट स्पर्म होगा वो क्या करेगा?
इस सेकेंडरी oocyte के साथ यहां पर इस सेकेंडरी oocyte के साथ एम्पुलरी स्टमस जंक्शन में क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की एक्चुअल साइट क्या होती है, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। अगर नॉर्मली बोले कि फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है, तो नॉर्मली फ्लैपियन ट्यूब, फ्लैपियन ट्यूब के किस हिस्से में, तो नॉर्मली एम्पुला। लेकिन एम्पुला से भी अगर एग्जैक्ट पोर्शन देखें तो एग्जैक्ट पोर्शन कौन सा होगा, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन, इसको बोलते हैं एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोल रहा कहां पर, ओविडक्ट या फ्लैपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब, लेकिन फ्लैपियन ट्यूब के कहां पर हो रहा है, फ्लैपियन ट्यूब के पर्टिकुलर किस हिस्से में, एम्पुला में, सिंपल बोल दिया एम्पुला। और एम्पुला से भी और अगर एग्जैक्ट चलना है तो फिर कहां पर, हां एम्पुलरी स्टमस जंक्शन, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन में क्या हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इस चीज को हमने काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक, अब जैसे ही यहां पर याद रखना है, ध्यान से सुनना, यहां पर मैं बोल रहा हूं ये स्पर्म है, ठीक है, ये क्या है, स्पर्म, ठीक है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये स्पर्म की टेल, ये स्पर्म की टेल है, ठीक, ये स्पर्म का हेड है, और ये क्या है, ओवम, ये ओवम है, हैप्लॉइड यहां पर, और ओवम के बाहर क्या होती है, जोना पेलोसिडा और कोरोना रेडिएटा वॉल होती है। इस तरह से ध्यान सुनना, ये जोना पेलोसिडा वॉल होती है और इसके बाहर थोड़ा क्या होता है, कोरोना रेडिएटा वाली सेल भी होती है। इस तरह से मान लीजिए कोरोना रेडिएटा वाली सेल है, तो ये अंदर अगर मैं बोल रहा हूं ये सेकेंडरी oocytes, ठीक, या फिर ओवम बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, ओवम। मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया कि किस तरह से सेकेंडरी oocyte ओवम में बदल जाता है। ये ओवम है या फिर एग है, ठीक, इसके बाहर क्या है, ये जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा, पेलोसिडा, ठीक है, लेयर, और उसके बाहर क्या है, कोरोना रेडिएटा लेयर है, कोरोना रेडिएटा की एक्स्ट्रा, ये कोरोना रेडिएटा की क्या है, सेल लेयर है, ठीक है ना, या फिर कोरोना रेडिएटा हम बोल देते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक, अब स्पर्म जब आएगा तो स्पर्म की जो हेड होगा, हेड वाले रीजन पे क्या होगा, आगे एक्रोजोम वाला हिस्सा होगा। इस तरह से हेड वाले रीजन पे क्या होगा, एक्रोजोम होगा, और एक्रोजोम में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होगा, जैसे ही स्पर्म यहां पर जाएगा तो ये एक्रोजोम क्या करेंगे, इन दोनों लेयर को तोड़ने का काम करेगा, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलोसिडा, ठीक है, इन दोनों लेयर को तोड़ने का काम करेगा। और जैसे ही इसने ये दो लेयर तोड़ी, मान लीजिए इसने ये दो लेयर यहां पर ब्रेक कर दी, ठीक है ना, ये दो लेयर क्या कर दी, इसने यहां पर ब्रेक कर दी है, ठीक है, मान लीजिए ये दो लेयर इसने यहां पर क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। अब क्या होगा, जैसे ब्रेक करा तो ये अपनी टेल को पीछे छोड़ के अपने हेड को अंदर ओवम के साथ लेकर चले गए। जैसे ये इस तरह से इसका हेड अंदर गया, ठीक है, हेड अंदर गया तो वहां क्या होगा, न्यूक्लियस होगा उस हेड का, ठीक है, स्पर्म का न्यूक्लियस होगा। स्पर्म का न्यूक्लियस इस ओवम के न्यूक्लियस के साथ क्या कर जाएगा, मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ जेनेटिक मटेरियल इसके साथ गए और कुछ जेनेटिक मटेरियल ओवम के पास है, तो दोनों के जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जाइगोट बन जाता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जोना पेलोसिडा और कोरोना रेडिएटा ओवम के बाहर वाली वॉल है, जिसको तोड़ने का काम कौन करता है, एक्रोजोम। और जोना पेलोसिडा का एक काफी इंपॉर्टेंट यहां पर काम होता है कि जैसे ही एक स्पर्म ने जोना पेलोसिडा को तोड़ा, ठीक, उसके बाद जोना पेलोसिडा अपने आप फिर से क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर बाकी स्पर्म उस जोना पेलोसिडा को नहीं तोड़ सकते हैं, जोना पेलोसिडा के अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद जोना पेलोसिडा क्या हो जाती है, काफी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे एक स्पर्म उसके अंदर गया जोना पेलोसिडा को तोड़ के, उसके बाद जोना पेलोसिडा क्या हो जाएगी, फिर स्ट्रांग बन जाएगी। उसके बाद कोई दूसरा स्पर्म वहां पर अंदर नहीं जा सकता इसके साथ फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो जोना पेलोसिडा केवल एक ही स्पर्म का एंट्री यहां पर देती है, ठीक है ना, ये सिंगल स्पर्म एंटर करवाता है, ठीक है। जोना पेलोसिडा क्या है, सिंगल स्पर्म को एंटर करवाता है, ठीक है, सिंगल स्पर्म एंट्री करवाता है, कौन, जोना पेलोसिडा। एक स्पर्म की एंट्री के बाद
क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद इसमें कोई और स्पर्म एंटर नहीं कर सकता है। आफ्टर वन स्पर्म एंट्री, वन स्पर्म एंट्री, ठीक है, एक स्पर्म की एंट्री के बाद, एक स्पर्म की एंट्री के बाद क्या होगा, जोना पेलुसिडा बिकम्स हार्ड, है ना, और क्लोज। जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा बिकम्स क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, बिकम्स हार्ड एंड क्लोज, ठीक है, हार्ड और क्लोज हो जाएगी। देन अनदर स्पर्म नॉट एंटर इनसाइड जोना पेलुसिडा, फिर बाकी स्पर्म जोना पेलुसिडा के अंदर एंटर नहीं कर सकते। देन अनदर, ठीक है, जब क्या ये जोना पेलुसिडा बॉल क्या हो गई, हार्ड और क्लोज हो गई, जिसकी वजह से और स्पर्म इसके साथ इसके अंदर एंटर नहीं करेंगे, ठीक है ना। देन अनदर स्पर्म नॉट एंटर, ठीक है, एंटर इनसाइड जोना पेलुसिडा, इनसाइड जोना पेलुसिडा, है ना। उसके बाद कोई और स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो बाकी जो स्पर्म रह जाएंगे, तो बाकी स्पर्म क्या हो जाएंगे, भारी रहेंगे और वो न्यूट्रिशन बन जाएंगे किसके लिए, डेवलपिंग जाइगोट या फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, ठीक है, वो न्यूट्रिशन के तौर पे हो जाते हैं या फिर डिजेनरेट हो जाते हैं। बाकी स्पर्म क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं या फिर न्यूट्रिशन के तौर पे काम आते हैं किसके, डेवलपिंग एम्ब्रियो के, ठीक है ना। तो ये केवल एक ही जोना पेलुसिडा क्या करता है, एक ही स्पर्म के एंट्री करवाता है, ठीक। तो जैसे एक स्पर्म एंटर करा तो एक स्पर्म ने फिर अपना क्या करा, अपना न्यूक्लियस इस ओवम के न्यूक्लियस के साथ अंदर फ्यूज करके फर्टिलाइज करके इस तरह से जाइगोट बना दिया, फिर बाकी इसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद आगे क्या होता है, फीटस बनता है। तो वो क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट है। तो हमने इसमें फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को भी कंप्लीट कर दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास, ठीक है ना। तो दूसरा इवेंट्स भी अपने पास हो गया कंप्लीट, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, बेटा आज इसको इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट जिसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो तुम इतनी चीजें देख लो, इसमें हमने ये जो है 2 टॉपिक कंप्लीट करे हैं, देख लीजिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सारी चीजें। यहां पर कोई डाउट है भाई, गोलू? नहीं। नेक्स्ट, यहां पर कोई डाउट नहीं, दूसरे पेज में भी कोई डाउट नहीं, तीसरे पेज में फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें भी कोई डाउट नहीं है भाई गोलू? नहीं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, यहां पर ये पूरा का पूरा समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, इसमें भी ये फर्टिलाइजेशन वाला पूरा का पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, नहीं है तो फिर छाप लो, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।